तकरीबन 1.5 घंटे की वोटिंग हो चली है और अब जो जानकारी आ रही है अलग अलग जगहों से उत्तर प्रदेश की जिन 40 सीटों पर वोटिंग हो रही है, सुबह बहुत कम कतार थी लेकिन अब लंबी कतारें लग रही है। शिवपूजन, आप जौनपुर में हैं, क्या है वहां स्थिति? जी प्रसूल जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरीके से बहुत लंबी कतार हो चुकी है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मतदाता आए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही राहुल गांधी ने जो है कोशिश की थी कि जौनपुर से पहली रैली उन्होंने की थी। डिमोनेटाइजेशन पर को उन्होंने चुनावी मुद्दा यहीं से बनाया था। पिछली दफा यहाँ पर 7 सीटें सपा की थी, 1 कांग्रेस को गई थी, 1 बसपा को गई थी। जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। बीजेपी को गई थी, माफ करेंगे। जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि 7 की 7 सीटें बचाई जा सके, लेकिन बसपा की कहीं ना कहीं कोशिश है कि इसमें सेंध लगाए। भाजपा भी इसी कवायद में जुटी हुई है। लेकिन डिमोनेटाइजेशन का जिस तरीके से मुद्दा उठाने की कोशिश की गई थी, ये वह जगह है जहां पर क्या करके मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी चौथी रैली की थी, क्योंकि उनके एक पुराने मित्र हैं पारसनाथ यादव जी, वो पास के ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी से मल्लनी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यानी कि मुलायम सिंह यादव बाकी और कहीं जगह नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ इटावा के इलाके में गए अपने भाई के लिए प्रचार करने के लिए, लेकिन यहां वो आए थे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर वोटर्स का रुझान किस तरफ जाता है, क्योंकि हमने देखा कि इस चरण में, अंतिम चरण में अलायंस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी और साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी। एक शिवपूजन, एक सवाल कि आप क्या उस सीट पर मौजूद है जहां पर नदीम जावेद लड़ रहे हैं चुनाव, राहुल गांधी के बेहद करीब? जी हाँ, हालांकि उनका वोट यहाँ से कुछ दूरी पर है और राहुल गांधी खुद उनके लिए यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आए थे। 2 रैलियाँ राहुल गांधी ने यहाँ पर की थी और काफ़ी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वो सिटिंग एमएलए हैं, काफ़ी कड़ी टक्कर दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इस बार चुनौती जो है, तमाम लोगों से जब हम बात करते हैं, वोटर से हम बात करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि मुकाबला कहीं ना कहीं त्रिकोणीय ही है इस सीट पर। ओके, दूसरी तरफ हिमांशु, जहाँ पर आप मौजूद है बनारस में, मेरे ख्याल से बनारस नॉर्थ में आप हैं, वहाँ क्या स्थिति है? चूंकि सुबह तो बहुत कम वोटर थे। प्रसून, जैसे जैसे समय बीतता गया वोटर्स की लाइन बढ़ती गई। आप देखिए कि वोटर्स हैं, महिलाएं ज़्यादातर खुलकर वोट करने आ रही है और आज महिला दिवस है। और मैं बताऊं, मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर हूं वहां पे 3 बीएलओ और तीनों की तीनों जो है वो महिलाएं हैं। कुछ देर पहले वो अरेंजमेंट्स को लेकर लड़ाई लड़ रही थी कि कुर्सी नहीं है, चेयर नहीं है, लोगों को कैसे अरेंज किया जाए। तो महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई अब महिलाओं ने लड़नी शुरू कर दिया। इन बेलों ने जिस तरीके से लड़ाई शुरू की है। आप आज महिला दिवस है, आप लोग वोट करने आए हैं, क्या क्या मुद्दे थे आपके? हमारे मुद्दे यही हैं कि हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, कोई भी छोटा सा 100 की सामान पहने तो छिनैती करने वाले जो है पकड़ के छीन लेते हैं, सिकड़ी वगैरह। कॉलोनी में हम लोग रहते हैं तो सीवर नहीं है, तो ये नहीं है, कानून व्यवस्था बड़ा। हाँ, समझ लीजिए यही सब है परेशानी। सड़कें में जाम लग जाता है। हम लोग की कॉलोनी की सड़क नहीं पास हुई है, बना नहीं है, सीवर नहीं है। प्रधानमंत्री जी हैं यहाँ से तो जी, तो यही सब है मैं हम लोग का परेशानी। विकास का मुद्दा बहुत बड़ा है क्या यहाँ पर? क्योंकि बनारस, क्योंकि टूरिज्म क्षेत्र भी है और ऐसे में विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ, आपको लगता है? नहीं, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। आज 2014 से जब से मोदी जी आए तब से विकास की गति बढ़ी है, पहले से अपेक्षा बहुत अच्छा है। लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। हमारे टकटकपुर का लीजिए रास्ता, आप जाके देख लीजिए, इतना गंदा है, हम लोग को डेली निकलना मुश्किल। अगर पानी जरा सा बरस गया, रोज 50 लोग गिरते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री भी यहाँ पे 3 दिन रहे, मुख्यमंत्री भी आए, राहुल गांधी भी आए, मायावती भी आई। क्या आपको लगता है कि इससे ज्यादा से ज्यादा जो है लोग मतदान करेंगे आके बाहर? एक अपील जो लोगों ने, नेताओं ने की और निर्वाचन आयोग जो है वो कर रहा है जी। क्या प्रधानमंत्री तो आने के बाद तो माहौल तो बदल ही गया है। माहौल बदला है, एकदम बदल गया है। लोग मोदीमय हो गया है। हाँ, मोदी जी एकदम तहलका मचा दिए हैं। उनके राज्य में बहुत ही अच्छा काम होगा। ये महिलाएं हैं और ये कह रही हैं कि इश्यूज बहुत हैं, लेकिन बहुत से काम जो है 2014 के बाद जो है शुरू है और उन्होंने अभी गति पकड़ना शुरू किया है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो है प्रसून यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है, मोदीमय हो गया है। ब्रजेश पांडे, वाराणसी कैंट में आप हैं और खास तौर से देख रहे हैं बड़ी लंबी कतारें हैं आपके पीछे जो नजर आ रही है, तो उत्साह की वजह घमासान है जो बनारस में दिखाई दिया पिछले 72 घंटों में?
प्रसून सबसे यहाँ पे काफ़ी सुबह से ही मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सबसे मतलब उत्साहजनक बात यह है कि अभी तक हमने कम से कम 30 से 40 काफ़ी बुजुर्ग वोटर्स भी देखे हैं, पुरुष महिलाएं दोनों। एक 84 साल के वोटर्स थे, उनसे हमारी बात हुई। एक 70 साल की महिला थी, उनसे हमारी बात हुई। और जो एक ओवर आर्किंग थीम जो निकल के आई वो ये कि कानून व्यवस्था और विकास यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। इनका ये मानना है कि रोड, सीवेज ये ऐसी हैं जो बनारस के स्टेटस से मैच नहीं करती। इनफैक्ट ये काफी निम्न स्तरीय है। उनका कहना है कि सरकार या जो भी पार्टी उनकी इस स्थिति को, यहाँ के रोड सड़क की स्थिति सुधारेगी, उनको उनका वोट देगा और वोट डालते वक्त वो एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होगा। दूसरी जो बात थी वो थी लॉ एंड ऑर्डर की। आप किसी भी महिला से बात कर लीजिए, 10 में से 8 का ये कहना है कि यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। उनके परिवार में बच्चियां जब नौकरी करने जाती हैं या 6 बजे तक यदि वो लौट के नहीं आती, आने में आधा घंटा 1 घंटे की देरी हो जाती, तो उनकी हालत काफी खराब हो जाती। तो कानून व्यवस्था को लेकर भी काफी यहाँ पे चिंता है और उनका मानना यह है कि जब वो वोट डालेंगी तो ये 2 इशू उनके दिमाग में सर्वोपरि होंगे और जो भी पार्टी उनको लगता है कि इससे उनको निजात दिला सकता है, उसको वोट डालने में उनके लिए उसको वोट डालने के लिए वो काफी आतुर रहेंगी। प्रसून, कानून व्यवस्था, शशि शेखर जी, और डेवलपमेंट दोनों तो एंटी इनकम्बेंसी की तरफ जाता है। ये कुछ वोटर्स का कहना है। मैंने उत्तर प्रदेश पे घूमकर देखा और मैंने कई जगह पर इस सवाल को पूछा। मेरे 3 सवाल होते थे उसमें, कानून व्यवस्था, डिमोनेटाइजेशन और विकास। इन तीनों में हर आदमी इस बात को कहता था कि कानून व्यवस्था मुद्दा है, लेकिन ये तो पूरे हिंदुस्तान की हालत है। देखिए, अल्टीमेटली वो कास्ट पर डिवाइड हो रहा है। और अभी अगर ये लोग किसी और मोहल्ले में जाकर देखें, जैसे मेरे होटल के सफाई कर्मी ने कहा कि मैं एक निश्चित पार्टी को वोट दूंगा, दूसरा था वेटर, उसने कहा, वो भी वही कहते बनारस के, उसने दूसरी पार्टी का नाम लिया। तो कास्ट में डिवीज़न है और ये सारी बातें हैं। इन बातों का परिणाम क्या निकलने वाला है ये 11 तक देखना होगा। उर्मिला जी, क्या ये सिर्फ बनारस का मिजाज है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी का मिजाज है कि डेवलपमेंट हुआ नहीं है, गवर्नेंस फेल नजर आती है, लेकिन वोटिंग पैटर्न कास्ट पे चला जाता है? बहुत दिलचस्प सवाल है और दरअसल यही भारत के बड़े हिस्से का सवाल है। अगर केरला या मिजोरम, 2-1 स्टेट का, केरला में भी हालांकि कास्ट का फैक्टर काम करता है, ऐसा नहीं है। सीपीआईएम की बड़ी जो समर्थक जाति है वो इडवा, वहाँ बहुत बड़ा रोल अदा करती है। लेकिन हम ब्रॉडली मानते हैं कि केरल और मिजोरम 2 स्टेट में इश्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कास्ट समीकरण, जाति समीकरण उतने नहीं। अदरवाइज पूरे भारत का ये दृश्य है, आपको मैं बताऊं। लेकिन एक बात पूर्वांचल के कॉन्टेक्स्ट में जो आपके अभी संवाददाता जो रिपोर्ट कर रहे थे, मैं समझता हूं इट्स ए वंडरफुल एंड वेरी जेन्युइन रिपोर्टिंग, क्योंकि ईस्टर्न यूपी के बारे में एक व्यापक वहाँ के लोगों के अंदर एक भाव है कि जो भी मुख्यमंत्री बना है उत्तर प्रदेश का, उसने ईस्टर्न यूपी को, बहुत सारे लोग ईस्टर्न यूपी के भी बने हैं, वीर बहादुर सिंह को छोड़कर अगर देखा जाए तो ईस्टर्न यूपी के जितने चीफ मिनिस्टर बने, चाहे राजनाथ जी हों या अन्य लोग हों, उन्होंने ईस्टर्न यूपी को तवज्जो नहीं दी। सारा विकास उत्तर प्रदेश में पश्चिम केंद्रित रहा है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद वगैरह वगैरह। तो ये जो इलाके हैं ईस्टर्न यूपी के, वो इंडस्ट्री के स्तर पर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के स्तर पर, बाजार देने, कृषि उत्पादों को बाजार मुहैया कराने के स्तर पर हमेशा पिछड़े रहे और ये एक जेन्युइन ग्रीवांस है जो वहाँ के लोग जाहिर कर रहे हैं। जहां तक बात, जरा सा अजय राय की जानकारी आ रही है कि अजय राय, अच्छा वो अब नहीं है हमारे साथ या वो कुछ कह रहे हैं, अजय राय कांग्रेस के, बहरहाल हाँ अपनी बात पूरी कर। हाँ, तो लेकिन मैं जो कह रहा था कि वो शशि जी की भी बात बिल्कुल सही है, जो खासकर सेलेक्ट, मान लीजिए कोई खड़ा है लाइन में, आप वहाँ उनसे पूछे भाई क्या मामला है, तो वो अपनी पसंद बताएंगे। कई बार हम लोग या कोई भी पत्रकार सेलेक्टिव हो जाता है, जानबूझकर नहीं होता है सेलेक्टिव, लेकिन आप एक लाइन में देखते हैं लोगों को, एक खास ढंग के लोग हैं, एक खास समाज के लोग हैं। तो आपका जो सवाल था कि इन इश्यूज को कई बार ओवर, मैं उर्मिलेश जी की बात से सहमत होते हुए भी बस एक बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अन्याय ईस्टर्न यूपी के साथ नहीं हुआ है। वेस्टर्न यूपी के जो 5 या 7 जिले विकसित नजर आते हैं, वो जिले इसलिए विकसित नजर आते हैं क्योंकि वो दिल्ली के पास है और दिल्ली के पास होने की वजह से वहाँ विकास दिखता है। नहीं तो आप बगल के जिले में जाइए, आप इटावा चले जाइए, कोई विकास नजर नहीं आता। कुछ हम इसीलिए जरा से इसको संजय जी, हम आप चूंकि CSDS से भी जुड़े हुए हैं और वहाँ पर सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर जो परिस्थितियाँ देश की, उसको लेकर लगातार अध्ययन होता है। जो हमारा जिक्र हो रहा है कि युवा भारत है, यंगस्टर है, क्या यंगस्टर के जहन में भी कास्ट है
और ये सवाल जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, सूचनाएं लगातार आ रही जा रही है, फिर भी क्यों वो परिस्थितियां हैं कि कास्ट हावी है? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर हम युवा को एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं या एक ऐसे क्लीवेज के रूप में देखते हैं कि युवा एक दूसरे मतदाताओं की तुलना में अलग तरह से वोट देगा, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है ना। मैं उर्मिलेश जी की बात से सहमत होते हुए भी बस एक बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ अन्याय ईस्टर्न यूपी के साथ नहीं हुआ है। वेस्टर्न यूपी के जो 5 या 7 जिले विकसित नजर आते हैं, वो जिले इसलिए विकसित नजर आते हैं क्योंकि वो दिल्ली के पास है और दिल्ली के पास होने की वजह से वहाँ विकास दिखता है। नहीं तो आप बगल के जिले में जाइए, आप इटावा चले जाइए, कोई विकास नजर नहीं आता। कुछ हम इसीलिए जरा से इसको संजय जी, हम आप चूंकि CSDS से भी जुड़े हुए हैं और वहाँ पर सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर जो परिस्थितियाँ देश की, उसको लेकर लगातार अध्ययन होता है। जो हमारा जिक्र हो रहा है कि युवा भारत है, यंगस्टर है, क्या यंगस्टर के जहन में भी कास्ट है? और ये सवाल जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, सूचनाएं लगातार आ रही जा रही है, फिर भी क्यों वो परिस्थितियां हैं कि कास्ट हावी है? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर हम युवा को एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं या एक ऐसे क्लीवेज के रूप में देखते हैं कि युवा एक दूसरे मतदाताओं की तुलना में अलग तरह से वोट देगा, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है, ना तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ना किसी दूसरे राज्य की राजनीति में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अभी भी हमारे मतदाताओं में बड़ी संख्या में, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 80% मतदाता ग्रामीण मतदाता हैं। तो युवाओं में भी 80% मतदाता जो हैं वो ग्रामीण मतदाता हैं, जिनको हम युवा कहते हैं। 18 से 25-28 वर्ष के लोगों को, जिनको हम युवा एज के रूप में परिभाषित करते हैं, इनमें से ऐसे हैं लोग जो कि ऑलरेडी पिता हैं, अपना परिवार चला रहे हैं और वो दीन दुनिया में व्यस्त हैं। तो युवा के तौर पे उनकी वोट की एक अलग पहचान हो, उनकी एक अलग पार्टी की पहचान हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि जिंदगी के मुश्किल हालात आपको उस दिशा में सोचने नहीं देते हैं, आप ये भी कह रहे हैं? बिल्कुल। जिनको हम युवा को हम एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी में देखते हैं, 18 साल से 28 साल का युवा। लेकिन वो जिसको युवा हम सिर्फ एज कैटेगरी के हिसाब से देख रहे हैं, वो युवा नहीं है। देश का बड़ा हिस्सा इस एज वर्ग में जो ऑलरेडी एक पारिवारिक जिंदगी जी रहा है, खासकर ग्रामीण युवा, तो इसलिए वो युवा के तौर पे नहीं देखता, वो रोजगार के नज़रिए से नहीं देखता, वो शिक्षा में विकास या अन्य जो अलग तरह के मुद्दे हो सकते हैं जो युवाओं को राजनीति जो भी उड़ान भरे चुनाव के जरिए। हम ब्रेक के बाद लौटते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है कि राजनीति की उड़ान चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन जो न्यूनतम जरूरतों में अगर आपने समाज को उलझा दिया है, तो न्यूनतम जरूरतों के समाधान के लिए भी आप अपने इलाके के नेता और नेता की जाति महत्वपूर्ण हो जाती है। ब्रेक के बाद गाजीपुर में सुजीत झा हैं, सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया है पिछले 5 वर्षों में। अपराधियों का जिस कदर आतंक पिछले 5 वर्षों में रहा है, शायद मुलायम सिंह जी के राज में भी नहीं रहा है। तो केवल नारे से कि काम बोलता है, वोट देने के लिए लोग तैयार नहीं है। काम अगर दिखता तो वास्तव में लोग वोट देते। अच्छा, ये एक बड़ा ये समीकरण बदला अंसारी बंधु कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय होने से, तो आपको क्या लगता है कि कितना प्रभाव पड़ा होगा? नहीं, उसका एक प्रभाव पड़ा है कि इधर पूर्वांचल के 3-4 जिलों में अल्पसंख्यक वोट थोड़ा बीएसपी की ओर गया है, लेकिन उसका नुकसान भी बहुजन समाज पार्टी को हुआ है कि अमन पसंद लोग, जो लोग कानून का शासन चाहते हैं, अगर थोड़े बहुत संख्या में भी बीएसपी के साथ है तो वो छिटक गए। तो ऐसे तत्वों को जो भी पार्टी अपने साथ रखेगी, मुझे लगता है कि सामान्य मतदाता उस राजनीतिक दल से दूर चला जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव आज आखिरी है, 11 को मतगणना होगी, कितनी सीटें आप मानते हैं कि बीजेपी को आएगी? मुझे लगता है कि सीट की संख्या बताने की गलती मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जितना आप अनुमान कर रहे हैं, जितना मैं बताऊंगा, उससे भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही हैं। बहुमत के बहुत आगे। बहुमत आने के बाद एक फिर नया सवाल शुरू होगा कि नेतृत्व कौन करेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपकी भी चर्चा होती रहती है, तो आपके हिसाब से कौन हो सकता है? आप हैं उसके? भारतीय जनता पार्टी में अनेक योग्य व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री लायक, और
एक नहीं 10 नाम ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मैं मानता हूं कि नतीजों के आने के बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी। विधानमंडल दल और भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड फैसला करेगा कि मुख्य जी आखिरी चरण का मतदान है और इसके बाद हम लोग व्यवस्था भी किए हुए हैं कि कल एग्जिट पोल दिखाया जाएगा। 11 तारीख को सामने परिणाम ही आ जाएंगे, लेकिन मनोज सिन्हा का दावा है बहुमत से बहुत आगे। चर्चा इस पर करेंगे ब्रेक के बाद।